या गो अहेड। हाँ एक्चुअली भैया मुझे 3-4 दिन पहले क्या इशू आ रहा था लाइक कुछ टाइम से कि जब मैं चीज़ें रिवाइज कर लाइक मुझे आता था, मैंने पहले से पढ़ रखा था पर मैं रिवाइज नहीं कर पा रहा था। लाइक रिवीजन करते थे मैं बहुत कंफ्यूजन रहता था, पैनिक कर जाता कि इतना सब रिवाइज कैसे करूंगा, ये इशूज आ रहा था। पर आपने 2 दिन पहले आपने जो सेशन लिया था उसमें एक बात हुई थी आपसे, तो आपने बताया था कि 2 सब्जेक्ट पर डे करूँ तो उससे थोड़ा मुझे बेनिफिट हो रहा है। पर भैया एक इशू मुझे आता है पढ़ते टाइम, वो डिमोटिवेशन का आता है कि जब मैं पढ़ता हूँ तो मेरे दिमाग में आता है, डाउट आता है कि अगर इस साल नहीं हुआ तो ड्रॉप ले लूंगा, ये कर लूंगा, एमएससी का कोर्स ले लूंगा। इससे ना बहुत मोटिवेशन बहुत डाउन चली जाती है और पढ़ाई में मन नहीं लगता। हाँ हाँ। ये इशू मेरे साथ बहुत आ रहा है। देखो यार, इसमें ऐसा है कि ये ऐसा कोई भी तुम्हें नहीं मिलेगा, इवन जो टॉपर है, ऐसा कोई 100% नहीं बोल सकता कि उसका सिलेक्शन हो ही जाएगा, इवन इफ ही इज गेटिंग मे बी 350 प्लस और 400 प्लस इन हिज मॉक टेस्ट, राइट। तो ये डाउट सबके अंदर ही रहेगा। तो इसको हटाने का कोई तरीका नहीं, और देर इज़ नो सच वे जिसको तुम इम्प्लीमेंट करो और जिसको, या फिर तुम कुछ सेल्फ अफर्मेशंस होते हैं वो तुम बोलो तो वो चला जाए। द ओनली वे टू डील विद इट इज़ दैट जस्ट यूज़ इट एज अ वेपन। जितना ज़्यादा डाउट आ रहा है तुम्हें, एक तरह से उतना ज़्यादा मोटिवेट होना चाहिए। लाइक यू कैन लुक एट इट इन दिस वे कि जितना ज़्यादा डाउट है, उतना ज़्यादा अगर तुम ज़्यादा एफर्ट्स लगाओगे जस्ट टू मेक दैट डाउट एज मिनिमम एज पॉसिबल, तो वो लॉन्ग टर्म में तुम्हारे लिए बेनिफिशियल रहेगा, राइट। क्योंकि डाउट सबके पास आ रहा है, अब ये अपने ऊपर है कि हम डाउट को कैसे यूज़ कर रहे हैं। एक एक तरीका तो ये है इसको यूज़ करने का कि हम डाउट में फंस के रह जाएं। काफ़ी लोग बोलेंगे कि देर इज़ नो श्योरिटी, कि अगर मैं इतनी मेहनत कर लूँ तो क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, कोई गारंटी है? तो कोई गारंटी नहीं है। तो एक तो है कि भाई फिर अपन एफर्ट्स नहीं डालते, क्योंकि जब पता ही नहीं है होगा या नहीं होगा। और एक है कि एक बार डाल के देख ही लेते हैं, जब गारंटी नहीं है तो हो सकता है 300 एम कर रहे हैं तो 350 भी आ जाए, क्योंकि किसी भी चीज़ की गारंटी नहीं है, राइट। सो यस आई वुड भैया। जस्ट से टू लुक एट इट थ्रू दिस पर्सपेक्टिव, क्योंकि इसको हटा नहीं सकते अपन। एंड भैया एक और जो आ रहा है जैसे कि नेक्स्ट एक मंथ पेपर हो सकता है, राइट राइट। तो ये इशू आ रहा है कि इतना सारा वास्ट सिलेबस में रिवाइज नहीं कर पा रहा टाइम पे। लाइक मेरे सोर्सेज सब है, टाइम काफी लग जाता है। लाइक जैसे मैं अगर फिजिक्स की बात ले लूँ तो फिजिक्स में एक चैप्टर करने हैं 4 से 5 घंटे लग जाते हैं, केमिस्ट्री में एग्जैक्टली। काफी टाइम लग जाता है, फिर इसमें और चीजों के टाइम नहीं बचता, जैसे मैथ्स करनी है या करना है कुछ मॉक टेस्ट देना है, रिवाइज करनी है और चीज, इसलिए टाइम नहीं मिल पाता। लाइक टाइम मैनेजमेंट बहुत उसमें कंज्यूम हो जाता है टाइम। हाँ हाँ। देखो इसमें ना ऐसा होता है, जैसे ये मेरे कोचिंग वाली टीचर बोलते थे यार, मुझे काफ़ी प्रैक्टिकल लगा कि ये जो बड़े बड़े पेपर्स होते हैं, जैसे अपना जेई एडवांस है, जेई है, बिटसैट है, या फिर थोड़ा और आगे जाएं तो यूपीएससी होता है फिर। तो उसका पर्पस ही ये होता है कि उन लोगों का, उन स्टूडेंट्स को रिवॉर्ड मिले जो कि कंसिस्टेंटली पढ़ रहे हैं, राइट। तो अगर कोई स्टूडेंट बहुत कंसिस्टेंटली पढ़ रहा है 11th 12th में, तो ही वुड नॉट बी इन अ सिचुएशन कि अगर उसने कुछ रिवाइज नहीं किया स्टिल, मतलब उसका बहुत ज़्यादा बेकार हो जाए रिजल्ट, राइट। सो इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि अपन 100% चीज़ें रिवाइज कर सके। अगर तुमने पहले से पढ़ा हुआ है, तुम्हारी अच्छी प्रैक्टिस तुमने पहले कर रखी हुई है, तो अगर एक आध चैप्टर छूट भी जाता है या मे बी 10-20% रिविजन करना तुम्हारा रह जाता है, स्टिल इट वोंट बी एनी प्रॉब्लम, क्योंकि जैसे ही पेपर में तुम देखोगे क्वेश्चन को, वहाँ धीरे धीरे तुम्हारे माइंड में सब चीज़ आने लग जाएंगी, राइट। तो अगर 100% नहीं हो पा रहा, पहली बात तो उसकी टेंशन नहीं लेनी। दूसरी चीज़, ट्राई करो कि जो रिविजन है वो क्वेश्चन बेस्ड हो रादर देन थ्योरी बेस्ड। अब उससे क्या होगा, जब क्वेश्चंस पे जाओगे, फॉर एग्जांपल जैसे तुम्हें रोटेशनल डायनामिक्स रिवाइज करना है किसी दिन तुम्हारे शेड्यूल के हिसाब से, तो तुम रोटेशनल डायनामिक्स के डायरेक्ट क्वेश्चंस पे जाओ। वहाँ पे तुम 10-15 क्वेश्चंस करोगे तो एक तो ये पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। थ्योरी में तो हमने सब चीज़ें कवर कर रखी हैं, इट्स अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग, जो लो वेटेज में है वो भी, हाई वाला भी। बट क्वेश्चन सिर्फ वो होंगे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स हैं। तो एक तो वो पता चलेगा कि भाई कौन से सब टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। दूसरा, अगर वहाँ पे क्वेश्चन नहीं हो रहे तो अपन सिर्फ उस स्पेसिफिक टॉपिक का रिविजन करेंगे, अपन पूरे चैप्टर को नहीं उठाएंगे। तो उससे टाइम भी बच रहा है, उससे प्रैक्टिस भी हो रही है, और इससे आइडिया भी लग रहा है कि किन सब टॉपिक्स में से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, राइट। तो इसको क्वेश्चन फॉर्म में रखो रिविजन को पूरा। एंड फिर ऐसे मैं क्वेश्चंस करता हूँ तो उसमें क्या होता है कि मैं क्वेश्चंस कर रहा हूँ, अगर लाइन से 5-6 क्वेश्चंस नहीं हुए, हाँ। गलत हो गए, तो डिमोटिवेशन हो जाती है, आगे वाले क्वेश्चंस देखने का मन ही नहीं करता। हम्म। ये इशू आता है बहुत कि लाइक मैं क्वेश्चंस कर रहा हूँ, मैंने 80 क्वेश्चन उठाए, उसमें स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन ही नहीं हुए, तो फिर हम्म। लगता है कि वो ऐसा क्यों हो रहा है। लाइक फिर उसके बाद दिमाग फिर क्वेश्चन करने में लगता ही नहीं, मैं 100% दे पाता उसके बाद फिर मैं। राइट राइट राइट। ये है ना, ये प्रॉब्लम मैंने देखा कि एग्जाम में भी काफ़ी स्टूडेंट्स के साथ आती है कि एक सेक्शन करना स्टार्ट किया और लगातार 3-4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद भी सॉल्व नहीं हुए, तो फिर उसका अफेक्ट पूरे पेपर पे दिखता है।
तो इसमें यस। एक चीज़ तुम ये कर सकते हो कि लाइक बिफोर स्टार्टिंग एनी क्वेश्चन एक बार उसको पढ़ने के बाद अपन को हल्का सा आइडिया तो लग ही जाता है कि क्या मैं इसको कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो जैसे तुमने बताया 80 क्वेश्चंस हैं और शुरू के 5 to 10 क्वेश्चंस नहीं हुए, तो तुम स्टार्ट ही उन क्वेश्चन से करो इवन इन योर एग्जाम पेपर जो तुमसे हो रहे हैं, राइट। क्योंकि ये जो एग्जाम्स हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम, ये कॉन्फिडेंस का गेम ज़्यादा है। अगर किसी को कम आता है लेकिन उसको कॉन्फिडेंस है, तो जो चीज़ उसको आती है वो उसमें भी अच्छा करेगा और जो चीज़ को नहीं आती उसमें भी कुछ ना कुछ मार्क्स स्कोर कर लेगा। बट अगर कॉन्फिडेंस कम है तो जो हमें आता है ना हम उस पर भी नेगेटिव मार्किंग कर देंगे। सो ऑलवेज ट्राई करो कि रिविजन में तो चलो ठीक है, अगर डिमोटिवेशन हो रहा है, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे सही, दैट मीन्स कि मे बी थोड़ा सा और हमें प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो वहाँ तो ठीक है, फिर मे बी उस टाइम तुम सब्जेक्ट स्विच कर सकते हो या टॉपिक स्विच कर सकते हो, जिससे कि थोड़ा सा मूड वापस से अपना नॉर्मल ट्रैक पर आ जाए, ठीक है। हाँ जी। बाकी एग्ज़ाम में अगर ऐसा हो तो जस्ट ट्राई करो कि जितना जल्दी क्वेश्चन स्विच हो जाए उतना बढ़िया। क्योंकि एक क्वेश्चन अगर नहीं हो रहा उस पर अपन टाइम देंगे तो फिर मे बी वो फिर भी ना हो, तो उससे बढ़िया पहले अपन वो क्वेश्चंस कर लें जो अपन से हो रहे हैं। तो ये एग्जाम की बात, और जब रिवीजन कर रहे हो तो चैप्टर स्विच कर लो या सब्जेक्ट स्विच कर लो। एंड भैया मैं ना जब केमिस्ट्री करता हूँ, केमिस्ट्री में आपसे बात करें, मैंने एनसीईआरटी स्टार्ट करी थी। हाँ। एंड देन प्लस में फिर बिट सैट क्वेश्चंस करता हूँ या नीट के प्रीवियस ईयर्स करता हूँ। तो उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है, लाइक कि एनसीईआरटी आराम से हो जाती है पर उसमें बहुत ज्यादा वास्ट डिफरेंस आ जाता है। नीट तो के इसलिए पेपर्स में ना। ये सर नीट की मैंने हाँ। केमिस्ट्री उठाया तो डिफरेंस बहुत आ जाता है। तो नीट का लेवल जो है वो हाई है बिट साइड से। बिट साइड जो होगा वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के लेवल का ही है। लाइक अगर एंड एनसीईआरटी हो रही है, एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस हो रहे हैं, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नीट में इसलिए सजेस्ट करता हूँ कि अगर फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बेस एनसीईआरटी का ही है, लेकिन वो थोड़ा सा हाई लेवल दे दिया नीट में, कर सकते हैं सॉल्व एनसीईआरटी के जो नॉलेज है उससे, बट थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा या थोड़ा सा ज़्यादा सोचना पड़ेगा उसमें। तो दैट्स जस्ट फॉर प्रैक्टिस। बट अगर क्वेश्चंस नहीं हो रहे नीट के, सो देयर इज नो नीड टू वरी, क्योंकि डिफिकल्टी उतनी नहीं रहती वेबसाइट में। एंड भैया हर क्वेश्चन को टाइम कितना देना चाहिए? जैसे मैं मॉक पेपर देता हूँ उसमें हर क्वेश्चन को एवरेज टाइम कितना देना चाहिए? इसमें बेटर ये होगा कि अपन थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को अलग देखें और न्यूमेरिकल को अलग दें, राइट। तो अगर कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ऐसा केमिस्ट्री में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस, या विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिजल्ट इन टू दिस रिएक्शन, तो इस क्वेश्चन में मेरे हिसाब से 10 सेकेंड से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए। क्योंकि अगर हमें आता होगा तो हम डायरेक्ट टिक कर देंगे, और नहीं आता तो सोचने से फ़ायदा नहीं। तो बेसिकली हमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में टाइम कम करके चलना है, 5 to 10 सेकेंड्स में हो जाए ये कोशिश करनी है, ताकि जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं उसमें ज़्यादा टाइम लग भी जाए तो वो कंपेंसेट हो जाए थ्योरेटिकल। बाकी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में अगर 1.5 मिनट से 2 मिनट लग रहे हैं, इवन देन दैट इज़ फाइन, लाइक कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके। एंड भैया जो कैलकुलेशन के बीच में सिली मिस्टेक हो जाती है वो कैसे अवॉइड करूँ? लाइक कभी मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, दिमाग में आता है कि जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो इसलिए सिली मिस्टेक बहुत हो जाती है कभी कभी। देखो, दो चीज़ें हैं, मैंने भी रिसेंट वीडियो भी डाली थी इस पर, कि एक तो मिस्टेक बुक मेंटेन करो, ठीक है। तो मिस्टेक बुक में तुम्हें क्या करना है कि जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो भी छोटी छोटी मिस्टेक्स तुमने करी हैं, सबको तुम लिस्ट डाउन करके रखो और एवरी वीकेंड उसको रिवाइज करो। तो होगा क्या, जैसे फॉर एग्जांपल कोई छोटी सी मिस्टेक है, 2 into 3 को तुम 5 लिख देते हो। मान लो ये मिस्टेक तुमने 2-3 बार कर दी और Yes. अपने आप हो जाती है। कभी 2 into 3 को 5 लिख देते हैं, कभी 4 into 5 को 9 लिख देते हैं, ऐसा हो रहा है। तो जब तुम मिस्टेक बुक में लिखोगे और उसको हर वीक रिवाइज करोगे, तो जब एग्ज़ाम के टाइम तुम उस स्टेप पे पहुंचोगे जब 2 into 3 करना है, तो सबकॉन्शियसली अपना माइंड में आ जाएगा कि यार यहाँ पे मैं मिस्टेक करता था और अब मुझे मिस्टेक नहीं करनी, राइट। नहीं तो अगर वो दिमाग में नहीं आ रहा, जनरली अपना जो माइंड होता है ना वो फाइनल आंसर तक पहुंचने की कोशिश करता है, तो बीच के जो स्टेप्स होते हैं उसमें गलती के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। बट अगर अपन ने बीच वाले स्टेप को हाईलाइट कर लिया बाय रीडिंग इट अगेन एंड अगेन, बाय रिवाइजिंग इट अगेन एंड अगेन, तो मिस्टेक के चांस थोड़े कम हो जाएंगे। 100% ऐसा तो नहीं होगा कि बिल्कुल ही नहीं हो रही मिस्टेक, बट चांस कम हो जाएंगे। तो एक तो ये कर सकते हो कि मिस्टेक बुक मेंटेन कर लेना, जितनी मिस्टेक्स हैं सब लिखते हो उसमें। लिखने से वैसे भी अपने आप थोड़ा इंप्रूवमेंट होगा। दूसरी चीज़, जो बीच बीच के स्टेप्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर 4-5 स्टेप का कोई प्रोसेस है जिसके फाइनल आंसर को अपन को ऑब्जेक्टिव में मार्क करना है, तो कोशिश करो हर स्टेप का कुछ ना कुछ पार्ट अपन पेपर पे लिखें। जनरली क्या होता है, अपन फास्ट कैलकुलेशन करने के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें माइंड में करते हैं, अपन सोचते हैं कि यार लिखने में टाइम क्यों वेस्ट करें। बट जितना हो सकता है अपन उतना लिखेंगे ना, तो चांस कम हो जाएगा मिस्टेक का। क्योंकि माइंड में तो अपने पास कुछ है नहीं। मान लो 2 into 3 तो बहुत छोटी चीज़ है, अगर कुछ लंबा कैलकुलेशन है और गलती हो भी गई तो अपन पकड़ नहीं सकते चेकिंग के टाइम। बट अगर लिखा हुआ है तो एक बार गलती हो भी जाएगी तो पता चल जाएगा। तो ये दो चीज़ें एक बार करके देखो। ओके। एंड भैया एक और चीज कि मॉक टेस्ट कैसे दूं? लाइक मैं मॉक टेस्ट जब देने बैठता हूँ
मेरा कोर्स कंप्लीट नहीं है अभी, और जब मैं क्वेश्चंस करने बैठता हूँ तो ऐसे 4-5 क्वेश्चंस लाइन से आ गए कि ये नहीं आता। फिर तो ऐसे लगने लगता है कि, और उसमें ऑप्शन नहीं होता सिलेक्ट करने का कौन से क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। ओके। एंड उसके बाद फिर काफ़ी वो लगता है कि इतने क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे, इतने मार्क्स कम आ रहे हैं। लाइक फिर एनालाइज करने में दिक्कत होती है। अब अटेम्प्ट कैसे करूँ अगर मेरी अभी प्रिपरेशन पूरी नहीं है, तो मॉक टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करूँ? अभी कितनी है प्रेपरेशन? लाइक अभी है कि 60% के अराउंड है, 60-70% के अराउंड है अभी। ठीक है। एक तो ये कर सकते हो, जैसे मैं सब्जेक्ट वाइज करता था कि फिजिक्स का 1 घंटे अलग कर लिया, फिर मैथ्स का अलग कर लिया, केमिस्ट्री का अलग कर लिया। तो इससे लाइक मैं कैसे पेपर में कैसे करूँ मॉक टेस्ट में? अच्छा, तुम्हारा ऑनलाइन मॉक टेस्ट होता होगा जो 3 आवर्स का हाँ चलता है जी, पूरा। हाँ जी, ओके हाँ ओके। जी। तो मैं जैसे क्या करता था कि जैसे बाकी पेपर्स होते हैं ना, SRM, VIT, मणिपाल, हाँ कॉमेट के, जी, मैं इनके पेपर्स निकाल लेता था PDF, और उसमें सब्जेक्ट वाइज 1-1 घंटा ला के अटैम्प्ट करता था। तो उससे दो फायदे हैं। एक, कि अपन को 3 घंटे पूरा बैठना नहीं पड़ रहा, राइट। हाँ जी, दूसरा फ़ायदा, एक बार अपन ने एक सब्जेक्ट करा और फिर उसके बाद उसका चेक करा रिजल्ट कि भाई कितने सही हैं कितने गलत हैं, तो अपन फिर जस्ट आफ्टर दैट अपन स्टार्ट कर सकते हैं उन चीज़ों को सही करना, कि अगर 20 क्वेश्चन करे उसमें से 4 गलत हैं और 3 मुझे पता चला ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स के हैं, तो फिर मैं डायरेक्टली ऑप्टिक्स को स्टार्ट कर सकता हूँ। 3 घंटे के पेपर के बाद इतनी एनर्जी नहीं बचती कि अपन ऑन द स्पॉट इंप्रूवमेंट करना स्टार्ट कर सकें। तो यस एक तो मैम। ये कर सकते हो। दूसरा, अगर पूरा 3 आवर्स का टेस्ट दे भी रहे हो तो हाँ जी, मतलब मार्क्स पे भी ज़्यादा ध्यान मत दो, क्योंकि तुम्हें पता है कि 60% कोर्स ही हुआ है। तो यस। ऑब्वियसली जो अभी स्कोर आ रहा है वो मेरा 100% पोटेंशियल वाला स्कोर नहीं है। एक्चुअल हाँ एग्जाम में जी, मैं इससे ज़्यादा ही लाऊंगा। तो मार्क्स को यस। ज़्यादा सीरियसली मत लो, जस्ट मेक श्योर कि जितने क्वेश्चन तुमने अटेम्प्ट करे उसका कितना परसेंटेज तुम मार्क्स गेन कर पाए। तो फॉर एग्जाम्पल अगर तुम 120 अटेम्प्ट कर पा रहे हो, यानी 360 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर लिया, और हाँ उसमें जी। से तुम्हारे सिर्फ 250 आ रहे हैं, 260 आ रहे हैं, तो उस परसेंटेज को बढ़ाने पे फोकस करना है अभी। ओके भैया। एंड भैया, लाइक जैसे पेपर में क्या होता है, पेपर देने बैठा तो अगर आता भी है तो जैसे मैं 3 घंटे पेपर, 1.5 घंटे के बाद मोमेंटम खो देता हूँ। हम्म। 1.5 घंटे बाद मोमेंटम खो जाता है, उसका पेपर करने में प्रॉब्लम होती है, लाइक उस स्पीड से नहीं हो पाता पेपर। हाँ, इसको टैकल करूँ? ये तो यार प्रैक्टिस से होगा, तुम्हें 3-3 घंटे की सेटिंग लेनी पड़ेगी, राइट। ओके मतलब भैया। अगर तुम एग्जाम नहीं भी दे रहे हो, तुम नॉर्मल कुछ पढ़ रहे हो, तो कोशिश करो कि कम से कम 3 घंटे अपनी टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ो, ओके। राइट। वो एंड ऐसे भैया, इम्प्रूव होगा। जी, एंड भैया मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफ़ी दिक्कत आती है। लाइक मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनसीईआरटी वगैरह सब कर रखी है, जब मैं क्वेश्चन देखता हूँ कंफ्यूज हो जाता हूँ। इनऑर्गेनिक फिजिकल कर लेता हूँ, पर ऑर्गेनिक में कंफ्यूजन बहुत हो जाती है कि ये कैसे होगा, यहाँ क्या हो गया। मेनली इसमें किस टाइप दिक्कत के होती क्वेश्चंस में आती है प्रॉब्लम इसमें? है। लाइक भैया ऑर्गेनिक के ऐसे जो मेन क्वेश्चन होते हैं, जैसे रिएक्शन दिया हुआ है, रिएक्शन हम्म। पूरा करना है, इन सब इन टाइप के क्वेश्चन में है। ओके ओके। एक काम करो यार इसके लिए तो, जी, ये बेसिकली एप्लीकेशन के कारण आती है प्रॉब्लम, क्योंकि तुम्हें आता सब है बट तुमने इतने सारे क्वेश्चंस को देखा नहीं कि कैसे अप्लाई करते हैं जी, कॉन्सेप्ट। तो नीट के पेपर्स में जितने क्वेश्चंस हैं ना ऑर्गेनिक के, उनका हाँ जी। सॉल्यूशन देख लो एक बार। ओके। ठीक है, उससे तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि ये सॉल्यूशन में कैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। तो ओके। लास्ट 5 to 10 ईयर्स के पेपर, इवन 5 ईयर्स के देख लोगे तुम सॉल्यूशंस, तो उसमें तुम्हें आइडिया लग जाएगा। तो एक बार ये करके देख लो। ओके भैया, ये पूछना, थैंक यू सो मच भैया। चलो, मोस्ट वेलकम। और ओके। बाकी कहाँ रहते हो तुम? हाँ, दिल्ली। ओके ओके। हाँ जी, थैंक यू, थैंक यू सो मच। चलो, टेक केयर, और कुछ प्रॉब्लम हो तो बता देना टेलीग्राम मैं बता दूंगा, थैंक यू सो मच भैया। पे। ओके, गुड नाइट, बाय। यू टू भैया।